राम साम्राज्य करना चाहती कलाकारी यस गुड मॉर्निंग विशाल भाई म्यूट करो यस गुड मॉर्निंग इंस्टॉलेशंस डन आज वापस नए लोग हैं क्या कौन आया है आज वापस पहला दिन क्लियर है कल तक का परसों तक का सब कुछ डाउट उसमें इंस्टॉलेशन में किसी को दिक्कत ऑनलाइन में ज्योत्सना वैष्णवी समृद्धि खुशी दिव्या पार्थ किसी को कोई दिक्कत आई है क्या इंस्टॉलेशन में
आगे बढ़े फिर। कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स। तो कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स है, डेटा टाइप्स की मदद से हम जगह बना लेंगे और आइडेंटिफायर्स की मदद से उस जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें कल वैल्यू कैसे पास करना है वो इक्वल्स टू की मदद से समझा है, बिटवाइज कॉपी वगैरह समझा है सब। अब तुम्हारे पास मेमोरी में कुछ डेटा आया है तो तुम्हें उस डेटा पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं एंड फॉर दैट ऑपरेशंस यू विल नीड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो तो क्या क्या आएगा ऑपरेटर्स में? ऑपरेटर्स में आएंगे पहले तो यूनरी, देन बाइनरी एंड देन टर्नरी। ठीक है, बाइनरी में वी विल बी हैविंग अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। अब इसमें और भी होंगे बिटवाइज वगैरह, अभी मेन हमको ये तीन समझना है, बाकी के बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लियर? इन अरिथमेटिक देयर विल बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड। ठीक है, रिलेशनल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, एग्जैक्टली, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। और लॉजिकल में होगा और एंड और। ठीक है एवरीवन, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। हर एक ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। इसमें हम समझेंगे कौन सा ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है। ठीक है, यूनरी में और टर्नरी में भी आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बाइनरी पे काम करते हैं। बाइनरी, यूनरी, टर्नरी ये समझो पहले। ए प्लस बी, कितने ऑपरेंड्स है यहाँ पे? कितने ऑपरेंड्स है? दो, तो बाइनरी, राइट? दो ऑपरेंड्स, एक ऑपरेटर। कितने ऑपरेंड्स है यहाँ पे? कितने ऑपरेटर्स है यहाँ पे? ऑपरेटर्स कितने हैं यहाँ पे? ऑपरेटर्स कितने हैं यहाँ? ऑपरेटर्स यहाँ पे कितने हैं ऑनलाइन? एक ही ऑपरेटर होगा हमेशा, ऑपरेटर एक ही होगा। गेटिंग द पार्ट? प्लस प्लस इज, प्लस प्लस इज एन ऑपरेटर ना, ये पूरा मिला के एक ऑपरेटर है ना भाई, प्लस प्लस, राइट? तो उसके साथ कितना ऑपरेंड है? दैट्स व्हाई यूनरी। इसके साथ कितने ऑपरेंड्स है? दैट्स व्हाई बाइनरी। कल को तुम ऐसा देखोगे तो कितने ऑपरेटर है यहाँ पे? ऑपरेटर कितने हैं यहाँ पे? अरे अभी बोला ना जस्ट, ऑपरेटर कितने हैं यहाँ पे? ऑपरेटर एक ही होगा, ऑपरेटर एक ही है ना। ये पूरा मिला के इसको क्या बोलोगे तुम? टर्नरी ऑपरेटर ना। अलग देखा जाए तो फिर वो क्वेश्चन मार्क कोलन है ना, कंबाइन में वो एक ऑपरेटर बनता है ना, जिसका नाम क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी क्यों? क्योंकि उसके साथ कितने ऑपरेंड्स हैं? तो ऑपरेंड्स विल डिसाइड, ऑपरेटर हमेशा एक ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझा क्या? लॉजिकल है ना? लॉजिकल है कि नहीं? ऑपरेंड से डिसाइड होगा, यूनरी बोल रहे हो, बाइनरी बोल रहे हो या टर्नरी बोल रहे हो, ऑपरेटर एक ही होता है हमेशा। ठीक है, तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। सो सबसे पहले बात अगर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू।
क्यों ऑपरेशनल वैल्यू? क्योंकि 10 + 20 30 आएगा, 10 + 20.2 30.2 आएगा। तो नेसेसरी नहीं कि इंटीजर ही होगा, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। तो जो भी उसकी ऑपरेशनल वैल्यू आती है, राइट, वो ऑपरेशनल वैल्यू रिटर्न करेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल दिस कोड वर्क? एवरीवन ऑनलाइन, विल दिस कोड वर्क? ये कोड चलेगा क्या? यस और नो? चलेगा, क्योंकि हमने कल क्या देखा है, एक मेमोरी के बारे में देखा है ना हमने। कौन सी मेमोरी? डमी, स्टैक नहीं। स्टैक तो फंक्शन के लिए है पूरा, डमी मेमोरी ना, डमी में आके रुका है ना वो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि उसको कोई वेरिएबल होना चाहिए व्हाटएवर। तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, मतलब क्या कि इन दोनों का कैलकुलेशन होके इनका आउटपुट रिटर्न होगा, और वो रिटर्न की वैल्यू कहाँ पे आके रुकेगी? डमी में आके रुकेगी वापस। मतलब मेमोरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10 भी किस में है? डमी में। ये 20 भी किस में है? डमी में। इन दोनों का एडिशन आके भी किधर रुकेगा? डमी में। अब उसका कहना है तुम्हें इसको कॉपी करवा लेना है किसी दूसरे वेरिएबल में, तो तुम करवा सकते हो। मतलब ही एक सी बनेगा इधर, और ये डमी में का 30 किस में जाएगा? ये मैं एरो दिखाता हूं, मतलब ही क्या दिखाता हूं? कौन सा कॉपी दिखाता हूं? बिटवाइज कॉपी, बिट बाय बिट कॉपी होगा वो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, इन दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। सो 10 + 20 जो है वो क्या रिटर्न करेगा? 10 + 20 जो है वो 30 रिटर्न करेगा। किधर? डमी में। सी में बाद में। पहले 10 + 20 जो है वो अपना कैलकुलेशन करके अपना आउटपुट वैल्यू इधर डमी में लाके रखेगा, फिर बोलेगा डमी से किधर कॉपी करो? सी में, राइट। इसीलिए तो बाद में तुम प्रिंटफ में सीधा 10 + 20 लिख देते हो, प्रिंट कर जाते हो ना वो। तो डमी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो ना डायरेक्ट। डमी का प्रॉब्लम क्या है? बस डमी अगले लाइन पे हमारे साथ नहीं, जब तक हम उस लाइन पे है तब तक उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगले लाइन पे जैसे ही जाते हैं डमी वैनिश। समझ में आ रहा है? मतलब ही इस लाइन पे मैं 10 + 20 30 को यूज कर सकता हूँ, अगली लाइन पे जाऊंगा मुझे वापस 10 + 20 करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए तो मैं एक परमानेंट स्टोरेज ला रहा हूं ना, राइट, और उससे आगे काम करवा रहा हूं। परमानेंट मीन्स इट इज स्टिल टेम्पररी, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक, बट पूरा प्रोग्राम तक तुम्हारे साथ चलेगा ना वो। बट अभी 10 + 20 मैंने 30 बोला है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग बोला है, उस पर उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है कि 10 + 20 30 ही आता है? क्या करेंगे? क्या करके देखेंगे? अरे इसको क्या करके देखेंगे प्रूव करने के लिए कि उसमें 30 है, सी में 30 ही है? ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? प्रिंट करके देखेंगे सिंपली। आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करके देखेंगे कि सी में क्या है। तो प्रिंट करके देखने के लिए वी विल नीड अ हेल्प ऑफ फंक्शन जिसका नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ नाम का फंक्शन है जो हमें हेल्प करेगा उसको प्रिंट करने के लिए। तो फंक्शन का नाम, और दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को बुलाना है, तो किसी भी फंक्शन को बुलाना है तो सॉरी एफ रह गया, सांगत जा. तुम्ही बघताय मग मला लक्षात येतं की काय चुकलंय नेमकं. तुम्ही तिकडे बघितल्यापेक्षा मला सांगा ना कि सर प्रिंटअपचा एफ राहिलाय म्हणून. फिर उसको देख के मुझे पता चला कि अरे क्या हुआ, मतलब ब्रैकेट तो सही दिया है, आगे क्या गड़बड़ हुआ. सो प्रिंटअप ब्रैकेट्स, दिस इज सिंटैक्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन को कॉल करना है तो उसका नाम, दो पैरेंथेसिस, और उन पैरेंथेसिस में तुम वो पैरामीटर पास करोगे जो भी वो फंक्शन रिसीव करता है. तो प्रिंटअप बोलता है कि तुम्हें जो भी प्रिंट करवाना है मुझे एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करो. ठीक है, तो आई विल से प्रिंटअप सी. तो क्या आएगा आउटपुट? स्क्रीन पे क्या आएगा आउटपुट? यस ऑनलाइन, स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा? सी या 30? आउटपुट आएगा सी. 30 का कुछ लेना देना नहीं है. डबल कोट बोलता है मेरे अंदर जो भी पास करोगे
वो मैं एज इट इज प्रिंट करूंगा। तो ये वाला सी और ये वाले सी का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर कांस्टेंट, स्ट्रिंग है ना वो, राइट। तो स्ट्रिंग है तो परसेंट ही बोल रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हारा बाकी का वैल्यू अगर वेरिएबल से आने वाला है तो तुम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे दो, तुम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे दो, और ये तुम्हारा डबल कोट्स खत्म होने के बाद यहां से वो पास करो, यहां से वो पास करो। तो ये जो प्लेस होल्डर तुमने यहाँ पे रखा है वो वहां पे जाके वो वैल्यू रीड कर लेगा। लेकिन ये प्लेस होल्डर मुझे रखना पड़ेगा उस स्ट्रेंथ का, मतलब उस कैपेसिटी का जिसको इंटीजर पढ़ते आता है। समझ में आ रहा है? तो इंटीजर किसको पढ़ते आता है? परसेंट डी को। हमने देखा है ना, हर एक डेटा टाइप के साथ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो वी विल नीड टू मेंशन द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट। तो परसेंट डी बोलोगे तो जहां पे भी परसेंट डी है वो ये सी पढ़ लेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब लेट से ये 10 + 20 ऐसे ना होके इंटीजर ए में होता 10, बी में होता 20, तो पहली बात तो a + b ये कोड चल जाता कि नहीं? डोंट फोकस ऑन दिस लाइन, इतना पूछ रहा हूं मैं बस, राइट। ए डमी में बी डमी में, दोनों का एडिशन हो गया, आउटपुट भी डमी में। पूरा अगर कोड की बात करूं तो कंपाइलेशन एरर। क्यों? वो बोलेगा सी क्या है मुझे नहीं पता, तो तुम बोलोगे सी इज इक्वल टू a + b, वो बोलेगा स्टिल मुझे नहीं पता सी क्या है, क्योंकि उसको जब तक तुम एक डेटा टाइप के मदद से नहीं डिक्लेयर करते हो, कंपाइलर को समझेगा नहीं ना कितना मेमोरी देना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा आउटपुट आएगा। बट नाउ आई वांट टू प्रिंट एडिशन ऑफ a एंड b इज c, मतलब एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो मुझे अगर सिंपली ऐसे प्रिंट करना होता, प्रिंटफ को pf लिखूंगा आगे से, एडिशन इज 30 ऐसे लिखना था। तो मुझे जहां पे भी 30 की जरूरत है मैं क्या करूंगा, उधर वो प्लेस होल्डर इज योर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दूंगा और वो उस तरीके से काम करेगा। बट व्हाट आई वांट नाउ, आई वांट की एडिशन ऑफ 10 एंड 20 क्या है? 30। तो मतलब मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, प्रिंट एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ठीक है। अब 10 की जगह पे मुझे एक वैल्यू चाहिए, 20 की जगह पे मुझे एक वैल्यू चाहिए, और 30 की जगह पे मुझे एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो तीनों वेरिएबल है और उसमें वैल्यू कुछ भी आ सकती है, फिक्स नहीं है 10 20 आए, कुछ भी आ सकता है, 30 + 40 70 आ सकता है। क्लियर? तो किस टाइप के तुम यहाँ पे तीन वैल्यू देने वाले हो, वो वैल्यूज का जो टाइप है, लेट से तुम यहाँ पे ए बी और सी देने वाले हो ना, तो ए जिस टाइप का है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, बी जिस टाइप का है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड सी जिस टाइप का है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, दिस विल बी पास्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब कॉमा के बाद का पहला पैरामीटर पहले परसेंट डी में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इस तरीके से वो प्रिंट होगा। सॉर्टेड? क्लियर है क्या एवरीवन? ये तो तुम्हें पता होगा, सिंटैक्स में भी प्रिंटफ पे तुमने काम किया होगा। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी लिखा है, लेकिन मैं सी लिखना भूल गया, मैंने सिर्फ माइनर ए कॉमा बी पास किया है, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? अरे क्या आएगा? द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज गार्बेज, राइट। एडिशन ऑफ 10 मतलब इसने ए पढ़ लिया, इसने बी पढ़ लिया, ये भी कुछ पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके वास्ते कोई वेरिएबल नहीं है,
तो ये कहीं से भी रैंडम बाइट्स पढ़ लेगा, क्योंकि 4 बाइट उसको पढ़ने हैं ना और वो प्रिंट करना है, तो उधर आएगा गार्बेज। समझ में आ रहा है? तो बहुत क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत से बार यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देते हैं, लेकिन इधर वैल्यू देना भूल जाते हो तुम लोग, और फिर बोलते हो आउटपुट कुछ तो भी गार्बेज आ रहा है। तो गार्बेज क्यों आएगा? बिकॉज तुमने वहां पे एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया है, तो वो रैंडम पढ़ रहा है कहीं ना कहीं से, राइट? अब मैंने यहाँ पे सी दिया था, लेकिन परसेंट ही देना भूल गया, व्हाट विल बी द आउटपुट? तुम्हें कभी कल लगता है कि सर एरर आएगा, तो एरर भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे करेक्ट आंसर से लेना देना नहीं है तुम्हारे, मुझे बस एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें क्या लगता है वहां पे उतना बोलो इनिशियल लेवल। क्या आएगा? एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, कितना आउटपुट आएगा? क्यों? क्योंकि तुमने आगे कुछ बोला ही नहीं है ना, स्ट्रिंग तुम्हारा उधर ही खत्म हो गया ना। रही बात इस सी की, तो इस सी बोलेगा ठीक है, मुझे रीड करने को परसेंट ही आएगा तो मैं दूंगा मेरी वैल्यू, नहीं तो वो इग्नोर हो जाएगा उधर ही। सॉर्टेड? तो ये भी क्यों बोल रहा हो? क्योंकि तुम एडिशन इज इतना बोल के छोड़ देते हो और कॉमा करके उधर सी पास करते हो, पर आउटपुट हमेशा एडिशन ई ही आएगा, क्योंकि वो सी को पढ़ने के लिए कोई आया नहीं ना उधर। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड? तो दिस इज हाउ हमको काम करना है, एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी। सी में तुम्हारा ये पहला प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स तुम्हें करना है। फिलहाल मैं स्कैनएफ नहीं पढ़ाऊंगा हफ्ता भर, स्कैनएफ की जरूरत नहीं है हमें, हार्ड कोडेड वैल्यूज तुम ले सकते हो। हार्ड कोडेड, हार्ड कोडेड समझता है, हर प्रोग्राम कितनी भी बार रन करो वही आउटपुट आएगा, क्योंकि इनपुट यूजर से नहीं आ रहा है, फिक्स वैल्यू हार्ड कोड कर दिया है उधर। ठीक है? तो तुम 10 20 फिर तुम्हें अगर अलग आउटपुट चाहिए तो तुम्हें वैल्यू बदल के रन करना पड़ेगा। वैल्यू बदल के रन करना पड़ेगा मतलब पहले कंपाइल भी करना पड़ेगा ना, कंपाइल रन कंपाइल रन कंपाइल रन करना पड़ेगा। क्लियर है? इंस्टॉलेशन आर डन। तो मैं तुम्हें वो पूरा प्रोसेस बताता हूँ पहले का, और फिर वी विल मूव टू आईडी, और फिर तुम ये प्रोग्राम करो। एक लैपटॉप दो मुझे बस, जिसने कंपाइलर इंस्टॉल किया है वो। पहले नोट पैड पे करूंगा, नोट पैड पे बताता हूँ, एंड फिर वी विल मूव टू आईडी। लोकल डिस्क की नाही, कुठलाच चालेल, मला एक फोल्डर बनवायचं आहे फक्त। ठीक है? हियर आई विल बी क्रिएटिंग वन टेक्स्ट फाइल, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं चेक करके आता हूँ क्या जीसीसी वर्जन है क्या। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्या किया मैंने, एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बना हुआ वॉट एवर, मैं किसी भी एक पाथ में गया, वहां पे
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और जीसीसी हाइफन हाइफन वर्जन चेक किया, बिकॉज हमें अगर कोई सी की फाइल कंपाइल करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए ना। तो कंपाइलर होना चाहिए, तो कंपाइलर चेक किया है। नाउ यू कैन सिंपली क्रिएट वन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज पर आवर गाइडलाइंस। मैं यहाँ पे void main लिखता हूं, ठीक है, और इसको सेव करता हूं, फाइल सेव एज डेमो डॉट सी होना चाहिए, ठीक है, डेमो डॉट सी सेव किया। यहाँ पे एक डेमो डॉट सी फाइल है, क्लियर। फाइल हैंडलिंग कमांड आया, वो सबको आते हैं, नहीं आते हैं तो एटलीस्ट फाइल हैंडलिंग कमांड लिख के रखो। लिख के रखो मीन्स ट्राई करके देखो, तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट की आदत होनी चाहिए, ठीक है। इन केस तुम्हारा माउस काम नहीं कर रहा है तो भी तुम्हें फोल्डर बनाते आना चाहिए। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करने की जगह पे यू शुड नो द कमांड। तो डॉस कमांड्स विंडोज के लिए या लिनक्स के लिए ये लिख के ट्राई करके रखो। इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोडिंग का लेना देना नहीं है। फाइल हैंडलिंग जस्ट क्रिएटिंग अ फाइल, कॉपिंग वन फाइल फ्रॉम एक फाइल से दूसरे फाइल में कंटेंट कॉपी करना है, वॉट जो भी है कमांड से तुम कर सकते हो। याद है, क्लियर है। dir नाम की कमांड है जो दिखाती है कि इस फोल्डर में कितने फाइल्स हैं। तो मेरे पास वो फाइल है, cls मतलब क्लियर किया स्क्रीन को। अब मैंने बोला gcc डेमो डॉट सी, तो डेमो डॉट सी अगर ये फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाती है तो इधर a.exe जनरेट होना चाहिए, ठीक है, समझे। उधर a.exe जनरेट हुआ मतलब ये बना तुम्हारा बाइनरी फाइल। सोर्स कोड को मैंने क्या किया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल है तो बाइनरी फाइल बना, और डॉट ए करता हूं तो रन हो जाएगा। वो रन किया, अभी आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उस फाइल में कुछ नहीं है, राइट। बट मैंने क्या बोला है, सिंपली मेन होना चाहिए रन करने के लिए, क्लियर है। अब अगर इस फाइल में ये जो भी तुमने डेमो फाइल बनाई है अभी, इसमें मेन भी नहीं होता, मैं इसको सेव करता तो ये फाइल कंपाइल हो जाती। क्या बोल रहा है, अभी ये तुम्हारे विंडोज ने रिस्ट्रिक्ट किया है, राइट, पूरा एक चेक लेवल पे। लेकिन तुम्हारे कंपाइलर में अगर जाते हो तो क्या डेव सी प्लस प्लस जो है कर देता है। तो सिंपल, समटाइम रिस्ट्रिक्शन इस लेवल पे है कि करोगे क्या, एम्प्टी फाइल रख के। शुरू तो हमें मेन से करना है ना, तो मेन उसमें होना चाहिए। तो मेन इज मस्ट, मेन इज कंपल्सरी, क्लियर। तो अभी का कोड लिखते हैं। हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें 10, दूसरा वेरिएबल जिसमें 20, देन हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया जो तुम यहाँ पे भी बना के रख सकते हो। इनिशियली उसमें क्या रहेगा, गार्बेज, फिर तुम बोलोगे c इज इक्वल टू a प्लस b एंड you will simply print addition is %d यहाँ पे c, ठीक है। सेव करेंगे इसको, वापस हमें इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करने के बाद एक वार्निंग आई है तुम्हें, सिर्फ वार्निंग है, कोड कंपाइल हो चुका है, फाइल बन चुकी है। वार्निंग का ये कहना है कि भाई प्रिंटअप यूज कर रहे हो ना, प्रिंटअप यूज कर रहे हो तो ये एक फंक्शन है, और फंक्शन है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइल में होगा जिसका डेफिनेशन डिक्लेरेशन, राइट। मतलब मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूं तो उसका एक्चुअल कोड जो है, डेफिनेशन जो है कहीं ना कहीं पे होगी ना। तो हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन बिगिनर लेवल पे कंपाइलर मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें इंटरनली वो प्रोवाइड करता, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है। हमारा कोड एरर फ्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ वार्निंग फ्री भी होना चाहिए, एरर प्लस वार्निंग। तो एरर प्लस वार्निंग फ्री होना चाहिए। तो ये जो प्रिंटअप को कॉल किया जा रहा है वो किसी ना किसी हेडर फाइल में होगा, तो हमें ऑफिशियली उस हेडर फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करके रखना पड़ेगा। सो इंपोर्टिंग दैट हेडर फाइल, हमें हैश इंक्लूड की मदद लेनी है,
और उस हेडर फाइल का नाम लिखना है, दैट इज stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। इसकी मदद से अगर मैं ये काम करता हूं, तो अब अगर मैं gcc demo.c करता हूं तो मुझे वार्निंग नहीं आएगी और मेरा a.exe भी बनेगा एंड एडिशन इज 30 बोलेगा। लेकिन a.exe बन रहा है, फिर मैं वापस एक नई फाइल ला रहा हूँ, वापस नई फाइल लाने पे उसका भी a डॉट बन रहा है, तीसरी फाइल ला रहा हूँ उसका भी a डॉट बन रहा है, तो फिर मुझे a को ओवरराइट करना पड़ रहा है हर बार, राइट। मेरा कहना है कि भाई मैं 3 फाइल कंपाइल करूँ तो 3 exe रेडी रहे ना, तो इसलिए मैं gcc demo.c हाइपन ओ फॉर आउटपुट और एक फाइल, ये मेरे ऊपर है नेम क्या है, तो यहाँ पे a डॉट आउट बनने की जगह पे डेमो डॉट आउट या डेमो डॉट exe बनेगा। बेटर आई विल गो विथ दैट। तो ये जो तुम्हारा आईडी है, तुम्हारा आईडी जो है डेव सी प्लस प्लस, उस पे जब तुम कंपाइल एंड रन करते हो वो उसी नाम की exe बनाता है, मतलब वो इंटरनली कौन सी कमांड चलाता है, ये वाली। और ये कमांड चलाने के लिए उसको डेमो किधर से मिलता है, फाइल के नाम से। तुम्हारा जो फाइल का नाम है वही नाम उठाएगा ना वो, और वही कमांड चलाएगा, बट हमें उससे लेना देना नहीं। अब इधर क्या सिनारियो हुआ, इधर ये बहुत झिकझिक है। देखो अभी मैं इसमें एक ब्रैकेट देना भूल गया, या मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन देना भूल गया, और मैं यहाँ पे कोड को कंपाइल किया, तो ये एरर आते हैं। फिर वापस वो फाइल ओपन करो, राइट, यहाँ पे लाइन नंबर लिखे है सिर्फ, मेरा आईडी मुझे डबल क्लिक पे ले जाता है ना उस लाइन पे, समझ में आ रहा है। सो नोटपैड का सिनारियो समझा है सबको, तो नोटपैड बस तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तुम्हें नोटपैड पे करना नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि नोटपैड पे करने की जरूरत पड़ी तो उधर भी कोडिंग करके आना चाहिए। तो सिंपली वी विल मूव टू आईडी। आईडी ओपन करने के बाद यू कैन गो टू फाइल, न्यू सोर्स फाइल, प्रोजेक्ट मत बनाओ, ठीक है, गो टू न्यू सोर्स फाइल एंड मेक श्योर अभी के लेवल पे तुमने फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी ही लगाना है। तुम डॉट सीपीपी लगाओगे फिर वो मेन मस्ट रिटर्न इंट, ये वो हेडर फाइल का एरर आएगा, उसके चक्कर में फिलहाल नहीं पड़ना है, आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन इनिशियली सेव करो फाइल को, एनी नेम जो भी तुम्हें देना है, डॉट सी। तुम डॉट नहीं लगाते हो फिर बाय डिफॉल्ट देखो नीचे, बाय डिफॉल्ट क्या है, सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस फाइल बनेगा, ठीक है। डेमो डॉट सी बनाया तुमने, डेमो डॉट सी बनाया, तो आईडी का फायदा क्या है, देख एक ब्रैकेट में देता हूँ, दूसरा अपने आप क्लोज होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, प्लस कौन से कीवर्ड्स है वो मुझे बोल्ड में मिलते हैं। और तो और मुझे अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया, कंपाइल एंड रन किया, तो मुझे एरर आता है, तो वो पढ़ना है पहले। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी। तो बिफोर टोकन मतलब इस टोकन के पहले सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, और वो जो मैंने तुमको बोला था कि ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल रन होगा तो हो जाता है, डमी में आके उसको मिला है ना वैल्यू, सॉर्टेड, क्लियर है क्या। तो अभी हमको क्या चाहिए, a इज इक्वल टू 10, b इक्वल्स टू 20, एक थर्ड वेरिएबल c, c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ एडिशन ऑफ a एंड b इज c, और यहाँ पे मैं दूंगा, हाँ करता हूँ, प्रूव करके दिखा रहा हूँ वो तुम्हें बस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ए एंड बी सी आएगा हमेशा, तुम कुछ भी दो उधर। तो यहाँ पे तुमने बोलना है कि भाई ए जो है वो वेरिएबल से रीड कर, बी जो है वो वेरिएबल से रीड कर, सी जो है वो वेरिएबल से रीड कर, एंड हियर यू विल गेट द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, राइट। अब जो मैंने बोला कि मैं ये सी लगाना भूल गया, सो आई विल गेट कंपाइलेशन एरर, क्योंकि बी के बाद कॉमा दिया है ना, बी के बाद कॉमा दिया है, मतलब बी के बाद कॉमा दे के बोल रहा हूँ कि हाँ एक वैल्यू और है, तो वो कंपाइलेशन एरर है। लेकिन बी के बाद मैंने कॉमा नहीं दिया, इसका मतलब बी पे खत्म हो गया, मैं उसको बोल रहा हूँ आगे कोई नहीं है, अंडरस्टूड। तो ये जो परसेंट डी जो है
ये रैंडम कुछ वैल्यू रीड कर लेगा एंड दिस विल बी गिविंग यू सम गार्बेज वैल्यू। समझ में आया? और तुमने यहाँ पे परसेंटेज दे के रखा था, सी नहीं दिया, अब यहाँ पे परसेंट ही नहीं दिया बट सी दिया है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल सिंपली इज तक रुक जाएगा वहां पे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो पहला प्रोग्राम कैसे लिखना है, फाइल बनाना कैसे, मतलब कुछ लोगों को मे भी बहुत चिंदी लग रहा होगा कि अरे ये क्या बता रहे, फाइल न्यू वगैरह, बट मैंने जैसे तुम्हें बोला है कि दोज हु आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड या वॉट एवर, जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, एवरीथिंग विल बी टेकिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो तुम्हें क्वेश्चन है तो पूछो, राइट? कि सर ये नहीं समझा है, वो नहीं समझा, स्टेप अगर नहीं समझे है तो, राइट? फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल बनाओ, या यू कैन सिंपली यू कैन प्रिंट कंट्रोल एन। क्लियर? चलो पहला कोड एग्जीक्यूट करो अपना, सी प्रोग्रामिंग का, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, 5 ही मिनट लगेंगे। ऑनलाइन? चलो स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो। ते सांगितलं होतं ना काल. हा काय चार्जिंग शिवाय खराब झाली नाही त्यांना चार्जिंग की नाही आता एवढा आता सुरू आहे की बंद आहे लॅपटॉप? आता कर. हॉटस्पॉट देऊ का तुला? इथला वायफायचा पासवर्ड दे. यू कैन यूज हियर, यहाँ का वाईफाई भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अभी मुझे याद नहीं है, कल तो मैं पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, तो वाईफाई यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे अभी पता यार, मुझे मेरे इससे कनेक्टेड होगा तो पता चले। स्कॅन नाही, तिथे कसं स्कॅन करशील लॅपटॉपला? इथे वाच, टाईप कर. तू पण नाही केलं का इन्स्टॉल? ठीक आहे ना, मग काय प्रॉब्लेम नाही. तुला व्हीएस तू केलाय का व्हीएस वर काम आधी? मग व्हीएस वापर ना, मी कुठे नाही म्हटलंय. कंपाइलर तुम कोई भी यूज करो, आईडी कोई भी यूज करो, कर दो ना फिर बंद, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तिथे ऑन ऑफ लिहिलंय, ऑफचं बटन दाबायचं, संपला विषय. फिर नहीं, वो तूने बराबर नहीं दबाया होगा. आईडी कोई भी यूज करो. तू पण नाही केलंय का इंस्टॉल? अरे इसीलिए तो कल इंस्ट्रक्शन वगैरह डाला था ना, इंस्टॉल करके रखो बोला था, ताकि कल कुछ दिक्कत आए इंस्टॉलेशन में तो मैं सॉल्व करके दूंगा. हम आपकी प्रोसेस फॉलो करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते हो फॉलो? काय म्हणताय एरर? एक्सपेक्टेड? काय एक्सपेक्टेड? ब्रॅकेट? हाँ
त्याचं म्हणणं आहे तिथे ब्रॅकेट एंड करा, कारण डबल कोट संपल्यानंतर आम्हाला ब्रॅकेट पाहिजे. एक मिनिट. हा, ब्रॅकेट पाहिजे, बट खरंच ब्रॅकेटची गरज आहे का तिथे? तू त्याला म्हणायला पाहिजे की थांब बाबा, ब्रॅकेट समोर आहे, पण तो तुला म्हणेल की मग ब्रॅकेट समोर आहे तर मला डबल कोट्स नंतर काहीतरी इन्स्ट्रक्शन तर द्या की दुसरं काहीतरी सुरू करायचंय. कसं सुरू करणार? कॉमा देऊन, की बाबा डबल कोट्स तुझं काम संपलं, आता इथून पुढचं कॉमाने व्हायला पाहिजेत ना. आलं का लक्षात? ऑनलाइन लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम. कुछ डाउट है तो. हो गया है तो डन बोलो ऑनलाइन में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. जिनको इंस्टॉलेशन में दिक्कत है वो पूछो, वी विल हेल्प यू. झालंय? बघ ना, एरर काय म्हणतंय? आलाय ना, ठीक आहे, फिर खतम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है तो कमेंट्स में तुम्हारा कोड डालो और आगे बढ़ते. कमेंट्स में डालो कोड. आई होप ऑनलाइन सब लोग लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं. जो भी लोग अटेंड करते हैं लेक्चर्स, लैपटॉप से ज्वाइन करो. चार्जिंग नाही आहे, चार्जर आहे का? मग आमच्याकडे लाईट आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. चार्जर तुम्हाला आणावं लागेल फक्त. ठीक आहे, तिथे आहे ना खाली. कुठे गेलं ते आता? ठीक आहे, इथे मागे नीचे स्विच है, चेक करो तुम्हारे पैर के पास. चार्जिंग लगाना है किसी को? काय ते एरर? तिथे जा कंपाइल रनवर. इथे कंपाइल कर. डेमो.c कुठे बनवली तू फाईल? एक मिनिट, एक मिनिट. सेव कर, सेव कर फाईल. कंट्रोल एस, डेमो.c, एनी नेम. डेमो ऑलरेडी दिलाय तर दुसरं नाव दे. .c कर, एंटर कर, कंपाइल रनवर क्लिक. हा, आलं लक्षात. अँटीव्हायरस आहे ना तुझ्या याच्यात?
एंटीवायरस ब्लॉक करते हैं, फाइल लाते हैं। एक मिनट साहब। तर एक काम कर, तू हे बनवलं कुठे फाईल? ठीक आहे, आता तिथे सिंटॅक्स रन तर झाली है ना फाइल। कुछ लोगों को एरर आ रहा होगा अगर वो सी ड्राइव में बनाते हैं, राइट, उनके रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फाइल बनाते हैं, लाइक वो यूजर्स में या सब, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं ओएस के, राइट, या तुम्हारे एंटीवायरसेस जो है वो उस ईएक्सी फाइल जो बनाते हो ना तुम, उसको समथिंग वायरस ट्रीट करके ही उधर ही ब्लॉक कर देता है, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। यूजुअली वेरी रेयर लोगों को, पर किसी को आ रहा होगा तो मुझे बताओ। एक तो तुम्हें वो ड्राइव चेंज करो, बेटर गो टू डी ड्राइव या ई ड्राइव, उसमें फोल्डर बनाओ और प्रॉपर फोल्डर बनाओ। सिंपली देखो, वॉट एवर दी असाइनमेंट्स आर देयर, तुम लोगों को गिट रिपोजिटरी पे ये अपलोड करने हैं रेगुलरली। अब अभी जो मैंने दिया वो क्लास वर्क है, ठीक है, उसको मत करो अपलोड, लेकिन जो मैं असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आज जैसे तुम्हें असाइनमेंट आएगा, जीरो असाइनमेंट विच विल बी ऑन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो या एरिया ऑफ सर्कल निकालो, लाइक बेसिक कैलकुलेशन जहां पे लगते हैं वो वाला पार्ट। तो करना क्या है, गिट रिपोजिटरी बनाना है, गाइडलाइंस वाला डाला होगा ना जिसने कल, उसमें सारे गाइडलाइंस है, फिर भी डाउट है तो बाद में पूछ लेना। गिट रिपोजिटरी बनाओ, गिट रिपोजिटरी को तुम्हारा कुछ नाम दो, समथिंग XYZ FBS वर्क ऐसे बोल के, और उतनी रिपोजिटरी तुमने हमें सबमिट करनी है टू चेक दोज असाइनमेंट्स। तो उसमें और पर्सनली शेयर करनी है, तुम्हें फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म में वो डेटा कलेक्ट होगा सारा। तो उस रिपोजिटरी में प्रॉपर तुम्हारा कोड होना चाहिए, जैसे कि अभी फर्स्ट बिट रिपोजिटरी आ गई, उसमें सी का मॉड्यूल रहेगा, राइट, सी के मॉड्यूल उसमें क्या रहेगा, असाइनमेंट टेस्ट, ठीक है, असाइनमेंट्स रहेंगे, फिर कभी टेस्ट हुआ तो टेस्ट वहां पे सबमिट करने हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हर एक मॉड्यूल को अपना एक मिनी मेजर प्रोजेक्ट रहेगा। असाइनमेंट्स में अगेन यू विल गो विथ असाइनमेंट 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and in this assignment you will go with question 1, question 2, question 3, question 4, इस तरीके से वो प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर रखो और रेगुलर प्रैक्टिस रखो ये ऐड करने की फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं ये कि ये पूरा जर्नी तुम्हारे साथ रहेगा अपने असाइनमेंट्स का। जब तुम इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो यू कैन शो योर गिट रिपो कि भाई मैंने 6 महीने में इतना काम किया है, इतने असाइनमेंट्स, इतने टेस्ट, प्रोजेक्ट्स वगैरह सॉल्व किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो दिखा सकते हो। और टेक्नोलॉजी है तो उधर डेट वाइज मेंशन होता है, राइट, तुम फोल्डर में रखोगे ये सब तो कैसे प्रूव करोगे ना आगे वालों को, उधर कमिट दिखेंगे, जो भी तुमने रिपोजिटरी में कोड किस दिन डाला है, कैसे डाला है, वो सब डन ऑनलाइन।
डन क्या? ठीक है, तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है अपने पास, क्या क्या है उसमें? प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। तो अभी सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई की क्लैरिटी तुमको है, ठीक है? प्लस विल बी 12, माइनस विल बी 8, दिस विल बी 20। अब ये डिवीजन और मॉड का कंसेप्ट समझो, राइट? अब दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर का तुम डिवीजन जब करते हो, राइट, तो पॉइंट में आंसर नहीं आता है, राइट? पॉइंट में आंसर नहीं आता है। डिवीजन करोगे तो तुम्हें क्वोशंट मिलेगा, मॉड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं मैं, तो क्या आएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा? ठीक है, तो जब तुम डिवाइड करते हो यू विल गेट दिस आंसर, जब तुम मॉड करते हो यू विल गेट दिस आंसर। मतलब तुम जब 11 डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 10, राइट? समझ में आ रहा है? तो 5.5 नहीं आएगा, 5.5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 11 डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो यू विल गेट 5, 11 मॉड करते हो तो यू विल गेट 1। समझ में आ रहा है? पर तुम्हें अगर पॉइंट में आंसर चाहिए तो इसमें से एक वैल्यू फिर फ्लोट होनी जरूरी है, राइट? मतलब दिस शुड बी देन 11.0, फ्लोट होना जरूरी है वैल्यू, राइट? तो 11.0 डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे तो फिर तुम्हें 5.5 मिलेगा, और 11.0 मॉड 2 करोगे तो ये होता ही नहीं। समझ में आ रहा है कैसे होगा? समझ में आ रहा है? तो फ्लोट के साथ मॉड नहीं होता है, मॉड सिर्फ किसके साथ होता है? इंटीजर्स के साथ। तो इंटीजर इंटीजर का जो भी कैलकुलेशन है उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा। अंडरस्टूड? तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा लॉजिकली हम सोच सकते हैं। लॉजिकली ये सोचना है कि अब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट मतलब मेरा नंबर अगर 25 है तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 7। मुझे 2 + 5 का सम करना है। जो भी नंबर यूजर जो भी 2 डिजिट नंबर डालेगा वो 2 डिजिट नंबर का सम होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर का सम होना चाहिए मतलब ही क्या? मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर तो मेरे पास है 25, राइट? अब मुझे इन दोनों का सम करना है मतलब ही मुझे 5 को सेपरेट करना पड़ेगा, मुझे 2 को सेपरेट करना पड़ेगा, और इन दोनों की सम निकलने के लिए मुझे एक और वेरिएबल लगेगा। सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट। पेन पेपर पे पहले मैंने जाना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। तो पेन पेपर पे मैं गया, मुझे रिक्वायरमेंट पता चली, क्या मुझे कितने वेरिएबल लगने वाले हैं? 4। एक नंबर के लिए, एक पहले वैल्यू के लिए, एक दूसरे वैल्यू के लिए, एक सम के लिए। तो लेट से इसको मैं बोलता हूँ R1 रिमाइंडर 1, इसको मैं बोलता हूँ R2 रिमाइंडर 2, और इसको मैं बोलता हूँ सम। तो जो भी मेरा मैं कोड लिखूंगा, कोड और डायग्राम पैरेलली चलाओ, नंबर मिल गया। फिर ये 3 वेरिएबल चाहिए तुम्हें, R1 R2 एंड सम। अब ये जो मैंने इधर 5 2 7 लिखा है वो किसी कैलकुलेशन से आना चाहिए, वो किसी कैलकुलेशन से आना चाहिए। तो इनिशियली इसमें क्या होगा? इनिशियली इसमें होगा गार्बेज, राइट? और अब आगे मुझे सोचना है वो लॉजिक जिसकी मदद से मैं 25 से 5 को अलग कर सकूं। अब 25 है, कल को 26 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 98 होगा, कुछ भी होगा। 98 है तो 8 अलग करना है, 37 है तो 7 अलग करना है। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर रहे मुझे उसका आखिरी डिजिट अलग करना है, यूनिट प्लेस मुझे उसकी अलग करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? कैसे निकालूंगा मैं? R1 में मैं बराबर 5 कैसे निकाल सकता हूं? मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स है
16, 26, 32, 48, 52। ठीक है, मैं इन नंबर्स को मॉड करके देखता हूं 20 के साथ, 20 के साथ। समझ में आ रहा है? तो 20 के साथ मॉड करके देखता हूं, तो 20 के साथ इसको अगर मॉड करने जाऊंगा तो मुझे 0 ही मिल जाएगा, क्योंकि 16 20 से मॉड हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? 0 मिलेगा या 16 मिलेगा? सीधा नीचे क्या मिलेगा? 16 मिलेगा ना, 0 नहीं मिलेगा, 16 मिलेगा। डिवाइड पे 0 मिलेगा ना मुझे। मैं इन पूरे नंबर्स को मॉड कर रहा हूं किसके साथ? 20 के साथ। तो 20 के साथ मॉड कर रहा हूं तो इधर 16 मिलेगा। मुझे 16 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 6। समझ में आ रहा है? तो 20 काम कर रहा है कि इधर? नहीं, 20 इसके साथ काम कर लेगा, राइट, 6 मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबके साथ काम करे, सिर्फ 20 के साथ नहीं। गेटिंग दिस? तो फिर मैं 20 छोड़ के 5 की बात करता हूं। क्लियर है? 5 की बात करता हूं, तो 5 की बात करता हूं तो 5 से इसको मॉड करने जाऊंगा, नीचे क्या बचेगा? 1। बट मुझे 5 भी काम नहीं कर रहा है फिर। समझ में आ रहा है क्या? 5 भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 3 जा 15, नीचे क्या बचेगा? 1। तो 5 इसके साथ काम नहीं करेगा, इसके साथ काम नहीं करेगा, 5 में भी इसके साथ काम कर लेगा, राइट। 6 5 जा 30 आएगा, नीचे 2 बचेगा, चलेगा। फिर 5 भी काम नहीं कर रहा है। लेट्स गो विथ 10। 16 को 10 से मॉड करता हूं, नीचे क्या बचेगा? 26 को 10 से मॉड करता हूं, 32 को 10 से मॉड करता हूं। तो किसी भी नंबर को मैं 10 से मॉड करता हूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? क्या मिल रहा है? उसका यूनिट प्लेस। समझ में आ रहा है? तो मॉड 2 मॉड 10 ऐसा तुमने लॉजिक सुना भी होगा, लेकिन क्यों? तो पहले ये सारे कॉम्बिनेशन हमें समझने होते हैं। फॉर्मूलाज है, लेट्स से कुछ कल को हम बिल्ड कर रहे हैं, तो फॉर्मूलाज बिल्ड करते हैं हम तो कुछ कैलकुलेशन करके ही करते हैं ना, कि सारे ही चीजों पे वो काम आए, यूनिवर्सल रहे, राइट। तो हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मिल गया कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस तुम्हें चाहिए तो उसको 10 से क्या करो? मॉड। तो कहना है से नंबर को मॉड करो 10 से, तो तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा किसमें? R1 में। तो R1 में गार्बेज हटके अभी क्या आ जाएगा? 5। 2 नहीं, 5। 25 को मॉड किया ना मैंने 10 से, राइट। तो नीचे क्या बचा? 5। वो 5 किस में आया? R1 में। ठीक है, अब मुझे चाहिए 2। समझ में आ रहा है? मुझे क्या चाहिए? 2। तो मुझे 2 अगर चाहिए तो ये 25 को मैंने मॉड किया था 10 से, तो 10 2 जा 20, नीचे बचा था 5। तो मॉड करने पे मुझे 5 मिला, डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा? तो किसी भी नंबर को अगर 10 से मॉड करता हूं तो मुझे आगे का डिवाइड करता हूं तो आगे का नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो आगे का नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? R2 इज इक्वल टू नंबर सॉर्टेड। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? 2। तो 5 अलग मिला और 2 अलग मिला कि नहीं? अब इन दोनों की सम में R1 प्लस R2 बोल के सम में रख सकता हूं कि नहीं? सॉर्टेड। और इस सम को प्रिंट कर दूंगा, ऐसे प्रिंट करूंगा चाहिए तो, सम ऑफ 25 इज क्लियर। समझ में आ रहा है क्या? वो सम वेरिएबल उसी के लिए यूज किया ना हमने। क्लियर है? नहीं तो हमारे पास एक वेरिएबल था, कौन सा? ये वाला। चाहिए तो ये वाला भी था, ये वाला भी था। इनका अगर एडिशन हो जाता तो बाद में इन तीनों में से मैं कोई भी एक वेरिएबल यूज करता था ना, किसको रखने के लिए? सम को रखने के लिए। लेकिन नहीं, मैंने तीसरा क्यों लिया? मतलब कल को a प्लस बी का एडिशन करने के बाद मैं रिजल्ट वापस a या b में रख सकता था कि नहीं? रख सकता था, रख सकता था। a प्लस बी का एडिशन करने के बाद मैं वापस किसी a या b में सम रख सकता था, लेकिन फिर बाद में मुझे वो आउटपुट नहीं प्रिंट करते आता ना, कौन सा? सम ऑफ 10 एंड 20 इज, क्योंकि 10 20 तो ओवरराइट हो गया ना उसमें। सॉर्टेड। क्लियर है क्या?
तो मेमोरी डायग्राम में ट्रेस करो कि ये यूनिवर्सली काम करता है क्या, तो फेल होगा ये, क्योंकि ये सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए बना है कोड। देखते हैं कैसे फेल होगा। तो 25 की जगह पे मेरे पास है 15, नंबर बदल गया। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग नंबर में क्या है 15, R1 में क्या है, R1 में क्या है, R1 में क्या है गार्बेज। मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त स्टेप बाय स्टेप जाना है हमेशा, नेवर जंप, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। आगे समझाऊंगा थोड़ी देर में कि क्यों। तो इस लाइन पे हूं ना मैं अभी, इधर नहीं आया ना अब तक, फ्लो मेरा कोड ऐसे जाता है ना 1 2 3 4। तो R1 R2 और सम, तुझं नाव काय हा नाही त्याला विचारलं, तो ऑनलाईन पण होता का थोड्या वेळा आधी, विशाल म्हणून, हा होता मी बघितला ना, तो अनम्यूट पण होता एकदम स्टार्टिंगला 10 पहिल्या दिवशी ने आज 10 वाजता। फिर कौन यूज कर रहे तेरा अकाउंट, विशाल बोल के लॉगिन हुआ है, अनम्यूट कर, अनम्यूट था, मैं उसको म्यूट करने भी बोला, गाना गा रहा था कोई तो भी, रिकॉर्डेड है उसमें, मैं रिकॉर्डिंग जनरेट होने के बाद सुनाऊंगा तेरे। डीपी पण तोच आहे, ब्लॅक अँड व्हाईट डीपी आहे तुझा, मग मला माहिती है ना, मैं चेहरा वही तो मैं बोला कि ऑनलाइन में था, इधर कैसे दिख रहा है, मुझे लगा थोड़ी देर इनिशियली स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा। अरे हाँ ना, इनिशियली था ना, अभी है नहीं, आई डोंट नो, मैं बोल जाते नहीं, अभी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में था। मग विशाल ही है ना, तो ये वो एक फीस में 2 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी डेमो लेक्चर है, पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम लोग नॉलेज को कहाँ कीमत देते हो, तुम लोग फी इसलिए भरते हो कि प्लेसमेंट, हे प्लेसमेंट देतात म्हणून, ऐसा है। तो नेक्स्ट लाइन मेरी ये बोलती है अभी कि नंबर में है 15, 15 को मॉड करूंगा 10 से तो नीचे बचेगा 5, तो R1 में आ जाएगा 5। 15 को डिवाइड करूंगा 10 से तो नीचे बचेगा 1, R2 में आ जाएगा 1, और उन दोनों की सम आ जाएगी 6। क्लियर। और ये कोड चल किस लिए रहा है, 2 डिजिट के लिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा बताओ, इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा बताओ, मेमोरी डायग्राम निकालो क्विक और बताओ इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा। बटन लावत जा रे वरच, मग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर आहे का तू, कंटेंट क्रिएटर आहे का तू, मग कंटेंट क्रिएटर वाला रेफरन्स नाही कळाला का तुला, फॉलोअर्स वाढवण्यासाठीची टेक्निक आहे, आम्ही तेच सांगतोय ना तुला, तुलाच कळायला पाहिजे की तुला पाहून कोण फॉलो करणार, मग कशाला उघडं ठेवतोय बटन। कुछ भी व्हाट विल बी द आउटपुट, मैं सम प्रिंट करूंगा कि नहीं, मैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे सम प्रिंट करूंगा। पहली बात मुझे ये बताओ, ये कोड में कंपाइलेशन एरर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि उसको सारा सिंटैक्स करेक्ट मिल रहा है। अब एक्सपेक्टिंग द आउटपुट, आउटपुट क्या है, सम ऑफ डिजिट्स का कोड कर रहे हैं, राइट। 25 मतलब 2 + 5 7, तो सम ऑफ डिजिट्स के कोड के अकॉर्डिंग 7 + 5 12 + 3 15, 15 आना चाहिए था ना, राइट। लेकिन ये कोड क्या आएगा आउटपुट, मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करो और बताओ इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। इस कोड का आउटपुट क्या आएगा 78, इस कोड का आउटपुट 78 आएगा, बिकॉज एज पर मेमोरी डायग्राम, एज पर मेमोरी डायग्राम 753 को मैं मॉड करता हूं 10 से, मुझे क्या मिलेगा 3, एंड 753 को मैं डिवाइड करता हूं 10 से, राइट। 753 मतलब कितना 75,
5 ना, कितना आएगा इसका, नीचे कितना बचेगा, राइट। तो 753 को मॉड 10 करता हो तो क्या बचता है, डिवाइड 10 करता हो तो क्या बचता है, तो वही 75 R2 में आ जाएगा ना, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, फाइनल आउटपुट विल बी 78। तो ये कोड फेल हो रहा है, किसके लिए, 3 डिजिट के लिए, क्योंकि ये 2 डिजिट के लिए चलेगा ना। 3 डिजिट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो अलग कोड लिखना पड़ेगा मुझे। जब तक मेरे पास वो लूप वगैरह नहीं आ जाता, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से अगर मैं जा रहा हूं, तो तब तक तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास दूसरा, तो कोड मुझे बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कोड, लेट से 753 ऐसा तुम्हारा नंबर है, तो 753 से 3 अलग करना तुम्हें आ जाता है, 3 अलग कर लोगे मॉड 10 से, लेकिन 5 को नहीं अलग कर पाओगे ना इस बीच में से ही, 5 को ऐसे बीच में से नहीं निकाल सकते, लेकिन 75 को तो अलग कर सकते हैं कि नहीं, और 75 को अलग करने के बाद फिर उसका 5 और 7 अलग कर सकते हो कि नहीं, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो 753 में से 3 निकाल लिया और 75 भी निकाल लिया। अब 75 को बोला कि तू टेम्पररी रुक, तू नहीं चाहिए हमें, तेरे में से 5 और 7 अलग चाहिए, क्लियर। तो ये मेमोरी से मुझे समझ में आ रहा है मुझे कितने वेरिएबल्स लगने वाले हैं, ये डायग्राम से मुझे एक वेरिएबल लगेगा किसके लिए, मेरे नंबर के लिए, राइट। मुझे 3 वेरिएबल लगेंगे, R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3 रिमाइंडर के लिए। लेकिन एक वेरिएबल मुझे ये 75 को टेम्पररी रखने के लिए लगेगा ना, तो लेट्स गो विथ Q1, एनी नेम यू कैन गिव, वेरिएबल है वो, राइट। और इन सब की सम करने के लिए और एक वेरिएबल, सॉर्टेड। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं नंबर को मॉड 10 करके इसमें से क्या निकालूंगा, R1, राइट। और फिर इस नंबर को डिवाइड बाय 10 करके इसमें से मैं 75 अलग करूंगा, 3 अलग किया, बचा हुआ 75 अलग करूंगा, लेकिन बचा हुआ 75 मुझे अभी डायरेक्ट R2 में R3 में नहीं डालना है ना, तो इसीलिए मैं इसको Q1 क्वोशंट 1, ठीक है, A1 भी बोल सकते हो, वेरिएबल है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेक इट सम सेंसिबल, R फॉर रिमाइंडर, Q फॉर क्वोशंट, इसलिए ऐसा लिए, ठीक है। तो Q1 में वो डाला, और अभी Q1 में से तो निकाल ही सकते हो ना R2, और Q1 को डिवाइड करेंगे 10 से, इससे मिलेगा R3, और फिर तीनों की एडिशन करके सम प्रिंट कर सकते हो। तो ये कोड किसी भी 3 डिजिट नंबर के लिए चलेगा। अब ये वाला कोड किसी भी 3 डिजिट नंबर के लिए चलेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है एवरीवन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे फोकस करो। तुम यू नो हाउ टू ड्रॉ मेमोरी डायग्राम नाउ। मेमोरी में नंबर में क्या आएगा, 753, फिर बनेगा R1, R2, R3, क्या आएगा इन तीनों में, इन तीनों में होगा गार्बेज। फिर क्या बनेगा, Q1 और सम, इनमें भी क्या होगा, गार्बेज। फिर आए तुम नेक्स्ट लाइन पे, नंबर में मॉड 10 किया, क्या मिला, नंबर में देखो ना, 7, मेमोरी में देखते रहना है, मेमोरी में क्या है 753, उसको मॉड किया 10 से, क्या मिला, राइट। नंबर अगेन 753 ही है, अभी भी बदला नहीं है, समझे, समझ में आ रहा है क्या, नंबर अभी भी उतना ही है। तो तुमने क्या किया, डिवाइड किया उसको, कितने से, 10 से, कितना मिला तुम्हें 75, वो किस में रखा, सॉरी वो किस में रखा 75, अंडरस्टूड, क्लियर। Q1 में रखने के बाद, Q1 में 75 है, R2 और R3 में अभी भी गार्बेज ही है। अब Q1 से तुमने क्या निकाला 5, मॉड 10 करके Q1 से 5 निकाला, वो यहाँ पे रखा, और डिवाइडेड बाय 10 करके 4 डिजिट नंबर होता तो वेरिएबल बढ़ जाते, Q1 Q2 लगता,
राइट, R4 लगते और Q1 Q2 लगता, डायग्राम बढ़ते जाता। मतलब ही कैसे, 1 2 3 4 में से पहले मैं 4 अलग करूंगा, फिर 1 2 3, फिर 3 अलग करूंगा, फिर 1 2, फिर 2 अलग करूंगा और 1 अलग करूंगा। तो R1 R2 R3 R4, Q1 Q2 ये नंबर और उसका सम। तो वेरिएबल्स पहले पेन पेपर पे वो समझना चाहिए, लेकिन अभी जो बात करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पार्ट समझो। अभी क्या हो रहा है, गलती से किसी ने यहाँ पे R1 ही लिख दिया, गलती से किसी ने यहाँ पे R1 लिख दिया, तो ये कोड कंपाइलेशन एरर देगा क्या? नहीं देगा। वो बोलेगा R1 भी तो एक वेरिएबल है, डिक्लेयर्ड है, सारा है, मुझे क्या लेना देना, राइट। लेकिन आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? तुम मेमोरी डायग्राम निकाल के मुझे आउटपुट बताओ। ये जो कोड है तुम्हारे आंखों के सामने लिखा हुआ, उस कोड को ट्रेस करके मुझे बस बताओ कि इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा। क्या आएगा आउटपुट? तेरा क्या कहना है? हाँ, तुमसे क्या म्हणणं है? 12 का बरं? बट मैं सम करने वाला हूं ना सबकी, सम तो मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 की करने वाला हूं ना, मतलब हाँ तो ठीक है ना, सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये सम में प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो सम मैंने R2 को नई वैल्यू दी, तो फिर 12 क्यों आएगा? 12 का क्या लेना देना उसके साथ? कुछ भी आ सकता है, गार्बेज है ना, तो गार्बेज का मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो मेमोरी डायग्राम क्या बोलता है? नंबर 753 R1 में क्या आया? गार्बेज। R2 में क्या आया? गार्बेज। R3 में क्या आया? गार्बेज। Q1 में क्या आया? गार्बेज। और सम में भी क्या आया? गार्बेज। एज पर दिस कोड, एज पर दिस कोड R1 काय करतोय तू? ते नंतर उचल, ते फोन पण बाजूला ठेव, काय करतोय? मग R1 R2 R3 Q1 अँड सम, एक काम हे घे आणि इकडे लक्ष दे प्लीज। काय म्हणजे मला कळत नाही। 753 एज पर माय कोड, नंबर में क्या आया? तो सॉरी R1 में क्या आया? नंबर मॉड 10, नंबर मॉड 10 मतलब R1 में आया 3। फिर मैंने बोला Q1 इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, मतलब Q1 में क्या आया? 75। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे बोला Q1 मॉड 10, Q1 मॉड 10 मतलब 75 मॉड 10, लेकिन वो वैल्यू किधर रखा? R1 में ही, तो ये 3 रिप्लेस होके इधर क्या आया? 5। और फिर मैंने बोला R3 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 10, तो R3 में ये गार्बेज ओवरराइड होके इधर क्या आया? 7। तो अब मैं सम को बोल रहा हूं कि भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर, तो वो 5 को प्लस गार्बेज को प्लस 7 को ऐड करेगा, तो 5 प्लस 7 12 तुम्हारा करेक्ट है, लेकिन गार्बेज कुछ भी हो सकता है ना,
तो मैं सम की गारंटी नहीं दे सकता, तो सम में ये गार्बेज ओवरराइट होके दूसरा भी गार्बेज ही आएगा, क्योंकि गार्बेज का एडिशन मतलब गार्बेज। सॉर्टेड। तो ये मेमोरी डायग्राम से डिटेक्ट हुआ, लेकिन ये मेमोरी डायग्राम से डिटेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कोड चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में क्या कोड चल रहा है? 3 इसमें आता है, 5 इसमें आता है, 7 इसमें आता है। तो भले ही कोड तुमने गलत किया है, मेमोरी डायग्राम तुम सही कर देते हो। गेटिंग दिस पार्ट? ये समझ में आ रहा है क्या? 3 डिजिट का सम करने जा रहा हूं मैं, ये सोच के कोड भले ही गलत हो, मेमोरी डायग्राम मेरा सही आता है, और बाद में मैं ढूंढते बैठता हूं, अरे मेमोरी डायग्राम तो सही है। क्लियर? गेटिंग दिस पॉइंट? मेमोरी डायग्राम तो सही है ये बोलता हूं मैं, और फिर मुझे मेरा एरर डिटेक्ट नहीं होता है, तो इस केस में मैंने क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम समझा? प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला कि मेमोरी डायग्राम इज द सॉल्यूशन। अब ये मेमोरी डायग्राम निकालने तुम जा रहे हो, मेमोरी डायग्राम निकालते वक्त भले ही तुमने यहाँ पे R1 लिखा है, लेकिन तुम इसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ोगे और R2 समझ के R2 में ही वैल्यू डाल दोगे। मतलब तुम ये जो 5 है वो इधर डाल दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई R1 R2 R3 तो करेक्ट थे, फिर मेरा सम गलत क्यों आ रहा है, ये एज्यूम करके चलोगे कि नहीं? तो तुमने इस केस में क्या करना चाहिए? दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो पहली बात तो किसी भी चीज का तो मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करो, तो दिमाग से निकाल दो ये कोड किस चीज का है। राइट? जैसा कोड दिख रहा है वैसा ट्रेस करना है एज इट इज। कुछ हमें उसका इंटरनल लॉजिक से लेना देना नहीं है, जितना लिखा है उतना ट्रेस करना है। बट ये नहीं होता है इतना स्ट्रांगली, घूम फिर के थोड़ा सा टच आ ही जाता है उसको कोड का। तो क्या करोगे? तो तुम ये सम निकालने से पहले R1 R2 और R3 को एक बार प्रिंट करके देखो। सम निकालने से पहले R1 क्या आया, R2 क्या आया और R3 क्या आया, प्रिंट करके देखोगे। और फिर जब तुम्हें R1 मिलेगा 5, तो तुम बोलोगे अरे 5 कैसे, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग तो कितना आना चाहिए? 3, पर वो 3 नहीं आ रहा है, वो 5 आ रहा है। तब तुम्हारा ध्यान इस लाइन पे जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेमोरी डायग्राम प्लस प्रिंटर, जगह जगह पे चेक करके कि यहां तक क्या आया, यहां तक क्या आया, यहां तक क्या आया, मतलब ये वैल्यू बराबर आई है क्या। एज पर मेमोरी मुझे पता है कि R1 में 3 आना चाहिए, लेकिन कोड में 5 आ रहा है। तब जाके मैं चेक करूंगा ना कि क्या गड़बड़ हुई है। मैं चेक करूंगा कि R2 में भाई क्या आना चाहिए था, R2 में 5 आना चाहिए था, पर R2 में तो अभी भी कुछ भी रैंडम आ रहा है, क्यों आ रहा है? तब जाके मैंने चेक करना चाहिए कि R2 किधर है। पता चलेगा इधर R2 कभी अपडेट हुआ है नहीं, R2 गार्बेज का गार्बेज ही है। ये सिनारियो समझाए क्या ऑनलाइन एवरीवन? लास्ट कमेंट वाज अराउंड 20 मिनट्स एगो, 15 मिनट्स एगो। क्या कर रहे हो तुम लोग? पिक्चर की तरह एंजॉय कर रहे हो क्या? गेटिंग दिस? मेमोरी डायग्राम का जो बार बार कल परसों से मैं हैमर कर रहा हूं कि मेमोरी डायग्राम, कोड का फ्लो ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? आज मुझे लॉजिक नहीं लगाते आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, मैं लॉजिक कहीं से चैट जीपीटी से रेफर कर लूंगा, लेकिन मुझे उसको ट्रेस तो करते आना चाहिए ना। मुझे समझ में तो आना चाहिए, अच्छा इसने ऐसे ऐसे किया है, तो मुझे हिंट मिलेगी ना थोड़ी कि अच्छा ये करना था क्या इसमें। लॉजिक ही मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मेरा लॉजिक बिल्ड कैसे होगा ना। 10 प्रोग्राम है, उसमें से 5 मुझे आए, 5 नहीं आ रहे, तो बचे हुए 5 में गूगल कर लूंगा। बट गूगल करने के बाद, जैसे मैंने पजल के वक्त तुम्हें बोला था, पजल गेम खेलते वक्त तुम्हें अगर कोई लेवल नहीं समझती है, तो तुम यूट्यूब पे जाके चेक करते हो ना कि इसने सॉल्व कैसे किया है, उसका सीधा आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करते हो ना। तो उसने सॉल्व कैसे किया वो समझने के लिए एक तो तुम्हें रूल्स पता होने की जरूरत है, तो वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। कंसेप्ट, उसमें तो मैं इतना डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि तुम्हें कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तुम्हें आएगी दिक्कत कि तुम्हारा खुद का दिमाग लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक तो बहुत प्रैक्टिस, फिर भी नहीं जमा तो रेफर करना है कोड को, और कोड को ट्रेस करना है कि इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, ऐसा किया, वैसा किया, ये वेरिएबल क्यों यूज किया। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल इसने यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि गूगल के कई सारे कोड ऑप्टिमाइज होते हैं, राइट। लेंदी वे में जाने की जगह पे उधर ही वो जुगाड़ कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ जगह पे तुम्हें ऐसे दिखेगा,
क्या ऐसा है ना? नहीं ये नहीं, सॉरी, इसमें नहीं चलेगा वो सिंटैक्स। ऐसा अगर है, समझ में आ रहा है, या नंबर डिवाइडेड बाय 10 ऐसा है, तो तुम्हें ये ऐसा सिंटैक्स दे देगी गूगल, बट समझ में आना चाहिए कि इंटरनली इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इलाबरेटिव कोड लेना है, मेन बात तो ऑप्टिमाइज कोड नहीं लेना है, और ट्रेसिंग तुम्हें आना चाहिए। कोई भी कोड में देता हूं, अभी ट्रेसिंग से समझाना, 78 आंसर आता है तो कंपाइलर यूज किया है कि किसी ने? नहीं ना, किसी ने कोई प्रोग्राम टाइप करके रन करके नहीं देखा ना, ट्रेस करके ही पता किया ना कि उसमें क्या है, 78 आएगा। तो ये सब बेसिक चीजें समझ में आ रही है तो ही कंटिन्यू करो, अदरवाइज क्या करना है, आज रह गया है ना आज के लेक्चर में बोलना, क्या करना है, रिफंड लेना है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। मैं सच में बोल रहा हूँ कि अभी ये इशू मुझे कल ही हुआ है। आई विल नॉट टेक नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट वो स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि भाई तुझे पता था ना कि तुझे कोडिंग नहीं जम रहा है, लाइक द स्टूडेंट इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे कोई तो भी तुम नॉन टेक्निकल में जॉब ढूंढ के दो। वी कैनॉट कमिट ना, हमने तुम्हें क्या कमिट किया है, हम तुम्हें डेवलपमेंट रिलेटेड वगैरह जॉब दे सकते हैं, वी कैनॉट गिव यू सम सपोर्ट जॉब या कुछ जहाँ पे कोडिंग नहीं लगता है। कोडिंग नहीं लगता है तो तुम पहले से ये बात डिसाइड करके बोलो ना, क्योंकि हम कोडिंग पढ़ा रहे हैं तो वी विल बी अप्रोचिंग मोस्ट ऑफ द कोडिंग कंपनीज ओनली ना। समझ में आ रहा है? कोई भी एक स्टूडेंट के लिए कंपनी नहीं आ सकती, लाने की भी रही तो अभी से अगर तुम्हें लगता है कि ये कोडिंग मेरे बस का नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम लोग प्लीज कंटिन्यू मत करो। तुम बाद में बोलते हो की नाही नाही मला वाटलं मला जमेल, हे वाटणाऱ्या गोष्टी बंद करा आज। मैम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही डिसीजन लो, तुम रुको, है तुम्हारे पास 15-20 दिन है, डोंट वरी। कोई लगेगा, किसी को लगेगा कि सर मी अजून 2 दिवस मला बसू देता का, तर मी बसू देतो, काय प्रॉब्लेम नहीं, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरा वो कहना है कि तुम्हारा जो आगे का जर्नी है वो खराब नहीं होना चाहिए, तो बेटर डिसीजन्स लो। अगर तुम्हें कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, हे मॉड काय असतं, डिव्हिजन काय असतं, जर तुम्हाला लक्षात येत नसेल, मॉड और डिवीजन में दिक्कत है तो आई कैनॉट हेल्प, क्योंकि मैं मैथ कैसे पढ़ाऊं ना जाके, ये मॉड क्या है, डिवीजन क्या है, इसमें दिक्कत होती है बहुत से लोगों को। तो जिनको हो रही है वो आके मेरे से बात करो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मतलब बहुत से बच्चों को मैं बोला हूँ रिफंड लेने के लिए, उनका जैसे मुझे परफॉर्मेंस नजर आता है तो जो मेरे पास आए, बट तुम लोग क्या करते हो, एज्यूम करके चलते हो और आते ही नहीं हो कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, देख लेंगे। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी? ऐसा है ना, कम टाइम लगता है क्या इतना पैसा कमाने को? तो कोई पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे होंगे किसी के, तो मैं पेरेंट्स से भी बात करने के लिए रेडी हूँ। मैं उनको समझाऊंगा कि सर इसके बस का नहीं है, इसको कुछ दूसरा करने दो, अननेसेसरी प्रेशराइज मत करो, तुम तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करोगे, उसका भी टाइम वेस्ट करोगे। तो वी आर रेडी टू डू दैट एज वेल। तुम्हें ऐसे लगेगा कि सर तुम्हें बिजनेस नहीं करना है क्या, तो वैसे करना होता तो हम उस तरीके से बिजनेस करते ना, हमारे तुमको फिर इंस्टाग्राम पे लाखों का पैकेज वाले ऐड मिल जाते, हमें क्या है, हम बोल सकते हैं ना मिळवा लाखोचे पैकेज। फिर तो हम उस लेवल पे काम नहीं करते हैं। वापस मैं बोल रहा हूं तुम्हें, तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है जो तुम्हें एक्चुअली 12th के बाद ही मिलना चाहिए, पर 12th के बाद नहीं मिलता है। फिर तुम्हें बीसीए बीसीएस वगैरह इंजीनियरिंग करके यहाँ तक आते हो, तो यहाँ पे आने के बाद तो भी एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे थोड़ी गाइडेंस मिलना चाहिए, राइट? 12th के बाद तो गाइडेंस मिलना ही चाहिए। 12th तक ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिल जाता है, और उसके बाद करना क्या है ये गाइडेंस नहीं मिल रहा है। 12th के बाद गाइडेंस लेने तुम उधर जा रहे हो, कौन सा ते ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट असतात ते, काय आपलं कौन से क्लासेस होते हैं वो, या 10th के बाद वो कोई तो भी मतलब ये JEE या नीट वगैरह वाले क्लासेस उसके में ही है। तो वो लोग काउंसलिंग नहीं कर रहे, वो मार्केटिंग कर रहे कि नहीं नहीं हाँ तू हेच करायला पाहिजे। तुम्हारा एक असेसमेंट होना चाहिए कि तुम्हें मैथ आता है क्या, ये समझ में आता है क्या, वो आता है क्या, उसके अकॉर्डिंग करो। तो दिस इज द परफेक्ट पार्ट। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनिशियल लेवल पे, ये बेसिक लेवल पे कि बाबा ये समझा है क्या, एटलीस्ट इतना तो भी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या किधर कॉपी हो रहा है। डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स, ठीक है?
कि सर ये मुझे समझा है क्या कंसेप्चुअली, तुम सबको ही अभी जो मैंने पढ़ा है उस तरीके से। सिंटैक्स में गड़बड़ हो गई, तुम इनिशियल लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पे तुम्हारे सिंटैक्स गलत होने ही वाले, एंड इतना सिंटैक्स का टेंशन मत लो, राइट। कोड एग्जीक्यूट होना ये एम नहीं है तुम्हारा, तुम्हें चीजें समझ में आना है। तुम्हारा कोड कल को फिक्स कर देगा एआई, अभी इतना टेंशन नहीं है, ठीक है। बट चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है वो डिसीजन तो तुम्हें लेना पड़ेगा बेटा, एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते इसलिए मैं समय ले रहा हूँ सर थोड़ा सा, बस वो मत करो, बाद में दिक्कतें आती है। लड़कियों का भी अगर कुछ ऐसा होगा कि क्या मैरिज के लिए एक्सटेंशन है, बस ये मत करो, ये सब चीजें अननेसेसरी है बहुत से लोगों का। मतलब फैक्ट मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, कुछ मास्टर्स के लिए जाना या इसके लिए जाना, उसके वजह से ही है बस कि हमें कुछ दिनों का एक्सटेंशन मिलेगा। तुम इस चीज से प्रूव करवा के दिखाओ कि मैं मुझे ये अच्छा जम रहा है, मैं इसमें जॉब अचीव करके दिखाती हूँ। नॉट कोडिंग बोलो, कोई भी, मुझे ये अच्छा जम रहा है, मैं एमपीएससी करती हूँ, यूपीएससी करती हूँ, उसमें एफर्ट्स लेती हूँ, व्हाटएवर, कोई भी कोर्स रहेगा किसी भी टाइप का, राइट। बट ऐसा होता है कि तुम लोगों को उतना एफर्ट्स लेना ही नहीं है, हालत दिखाना है, और फिर ये ऐसे एक्सटेंशन देके घर वालों को पागल बनाना है 2-3 साल के लिए। मत करो ना, ये सब उनका पैसा जाता है इस चीज के पीछे बहुत। पेरेंट्स का पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है ना इधर जो खुद पैसे भर के आया है पार्ट टाइम वगैरह करके, ठीक है। जो पार्ट टाइम करके आया होता है वो बहुत ही सिंसियर होता है बंदा, क्योंकि उसको पता होता है वो खुद कमा रहा है ना। है ऐसे कई एग्जांपल्स है, मतलब हमारे पास पहले बहुत से स्टूडेंट ऐसे करके गए जो खुद पार्ट टाइम वगैरह करके कोर्स वगैरह कंप्लीट करके अच्छी जगह पे है। इवन मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, मैकेनिकल बोलो या सिविल डिपार्टमेंट से या अदर देन आईटी जो लोग आते हैं ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आईटी के स्टूडेंट से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं मैकेनिकल के बच्चे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है। उनका उधर 4 साल गया है इंजीनियरिंग में, पूरा 4 साल गया, क्योंकि अभी उनको पता है ना मेरा वो वाले फील्ड का इधर कुछ काम नहीं आने वाला है, राइट। बट कंप्यूटर वालों का कैसा है की नाही नाही माझं कंप्यूटर झालंय, वो अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस है। भले तुम्हारा भी 4 साल का इधर कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है ना, हम स्क्रैच से पढ़ा ही रहे ना, लेकिन तुम्हारा जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना उसकी वजह से कि नाही नाही मी आईटी केलंय। मेरे हार्डली मेरा मंडे ट्यूसडे के लेक्चर में ही तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। व्हेन आई विल टीच यू फ्यू थिंग्स फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग जो तुम्हें अब तक नहीं पता थी, तुम कंप्यूटर वाले होके भी नहीं पता था ना तुम्हें कैरेक्टर एक बाई टी क्यों लेता है, मैं अगर 10 ही लिख देता हूँ सिर्फ तो चलता है कि नहीं चलता है, वॉटेवर। तुम ऊपर ऊपर से पढ़े हो जितना, तुम ये जो कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हो तो वो है। तो कंप्यूटर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि आम्हाला आधीपासून येत आहे सगळं, इधर पूरा ब्लैंक स्क्रैच होके आओ, ठीक है। कुछ चीजों में बहुत ही मुझे सी ये तो इतने जगह से आ रहा है कि नहीं नहीं जावा शुरू करो, हमें सी आता है। बहुत से स्टूडेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट, कल तो मुझे किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि एप्टीट्यूड अपन घेतोय, एप्टीट्यूड लॉजिक बिल्डिंग के लिए एप्टीट्यूड है तो सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ा रहे, सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ा रहे, एप्टीट्यूड में ही लॉजिक कवर करो ना। इट्स नॉट अबाउट लॉजिक बिल्डिंग, ये सिंटैक्स वगैरह कौन समझाएगा, आगे चल के काम करना है ना। जावा में इफ एल्स फॉर लूप वगैरह सारा इधर सी प्रोग्रामिंग से ही आता है। हर एक बंदे ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहिए, पाइथन में हो या किधर भी हो, पाइथन वालों ने भी एक बार वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम पाइथन का ऐसे चल रहा है कि सिंटैक्स सोपा है म्हणून आम्ही इथे आलोय। सिंटैक्स की बात ही नहीं है, बात कंसेप्ट की है, बात तुम्हारे थिंकिंग की है, राइट। हेच तुम्हाला जर झेपत नसेल एंड यू आर गोइंग टू पाइथन, जिधर तुम बड़े बड़े नाम सुन के जा रहे हो, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, अरे उधर दुनिया भर का मैथ लगता है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह वगैरह, डेंजर मैथ लगता है उधर, राइट। तुमको डिवीजन मॉड में ही दिक्कत है तो तुम वो नहीं अचीव कर सकते, नहीं अचीव कर सकते मतलब नहीं कर सकते, ये सोचना चाहिए तुमने थोड़ा बहुत। क्वेश्चन है अब तक कि इस पे तो बोलो। ये ट्रेसिंग वाला मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट समझा है क्या? जो भी कोड आएगा हर एक कोड का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना है,
सी प्रोग्रामिंग तक हर एक कोड का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना है। कंपनी में जाने के बाद कोई नहीं बोलेगा इस प्रोजेक्ट का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ कर, राइट। मेमोरी डायग्राम इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लो, राइट। अभी ये कोड का मेमोरी डायग्राम कोई नहीं भी ड्रॉ करता है और वो ऐसा नजर घुमा के भी उसको समझ में आ रहा है कि हाँ इधर क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। प्रैक्टिस के लिए वो तुम्हारी, उसको इग्नोर मत करो। बट नजर घुमाने से अच्छा है पेपर पे लिख लेते हो तो ट्रैक रहता है ना, दिमाग में कितना होल्ड करके रखोगे ना तुम। समझ में आ रहा है? एक टेम्पररी स्टोरेज दो उसको पेज पे और समझो, ठीक है। एक ट्रेसिंग करते करते आए और पिछला कनेक्शन ब्रेक हो गया 2 लाइन पहले का, तो क्यों ये और स्मार्टनेस दिखाना है? तो बेटर ड्रॉ मेमोरी डायग्राम्स, हर एक कोड का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना है, ईच एंड एवरी कोड जो भी आएगा। तो इस अकॉर्डिंग यू कैन सॉल्व सम ऑफ 3 डिजिट, तो हो गया 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8, 9, 10 डिजिट तक जा सकते हो। लेकिन 10 डिजिट पे जाने पे तुम्हें प्रॉब्लम एक आ सकती है, तुम्हारे आउटपुट्स गलत आने लगेंगे। तो दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर लॉजिक, दैट्स बिकॉज कल या परसों पढ़ा है, रेंज एक्सीड हो जाएगी तुम्हारे इंटीजर की रेंज एक्सीड हो गई इसलिए कैलकुलेशन नहीं हो रहे बराबर। तो उसमें तुम लॉजिक को नहीं दोष दे सकते, तुम इंटीजर को लॉन्ग कर दोगे, खत्म। डिवीजन मॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। इंटीजर का रेंज खत्म हुआ तो इंटीजर के पास वो कैपेसिटी नहीं बची तुम्हारा इतना बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए, तो वो तुम्हारा जो भी नंबर स्टोर करेगा वो 10 के रेंज के अंदर क्या करेगा। और तुम बोलोगे अरे आउटपुट गलत आ रहा है, सम गलत आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। तुम आधार नंबर की सम करोगे तुम्हारे तो नहीं आएगा कभी तुम्हें वो करेक्ट, क्योंकि वो 12 डिजिट है। 4 बाइट की ये रेंज आई थिंक कुछ 10 डिजिट में खत्म हो जाती है, क्लियर। तो लॉन्ग करोगे तो लॉन्ग से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो इंटीजर तुम्हें सिर्फ क्या करना है, उधर लॉन्ग इंट करना है और वो काम करना है। अगर वहां तक जाते हो तो उतना बड़ा कोड लिखते हो तो, लेकिन मत लिखो, मुझे समझ में आ गया है कि 3 डिजिट का 4 डिजिट का पैटर्न क्या है, तो अननेसेसरी 5, 6, 7, 8 क्यों करता बैठूंगा टाइम पास। समझ में आ रहा है? पैटर्न जब तक समझ में नहीं आता तब तक। अभी इसके बाद तुम 4 डिजिट ट्राई करके देख सकते हो कि नहीं, 5 डिजिट ट्राई करके देख सकते हो कि नहीं, तो ट्राई करके देखो। अगेन बहुत से बैचेस में ऑब्जर्व किया है, अभी तुम्हें 0th असाइनमेंट में क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट द टेम्परेचर टू फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इधर तुम लोगों का वो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में टेंशन है। इवन वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने नीचे फॉर्मूला भी लिख के दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि जब तुम ऐसे वर्ड सुनते हो पैलिंड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट नंबर, मेटा क्या ऑटोमॉर्फिक या ऐसा कुछ, सो एज अ डेवलपर पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है ये तुम्हें पता होने की जरूरत है क्या? तुम्हें क्या लगता है? एक प्रोग्रामर हो तुम, तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है ये तुम्हें पता होने की जरूरत है क्या? ऑनलाइन एवरीबॉडी, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है ये तुम्हें पता होने की जरूरत है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं जरूरत है ना। तुम्हें क्यों पता होना चाहिए पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? जिसने भी तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है वो तुम्हें समझाएगा ना रिक्वायरमेंट क्या है। वो बोलेगा देख भाई मुझे चेक करना है नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो तुम उसको बोलोगे पैलिंड्रोम क्या होता है, वो बोलेगा ऐसा नंबर जिसको उल्टा करने पे भी वही नंबर मिलता है, ये पैलिंड्रोम होता है। फिर तुम बोलोगे हाँ ठीक है, फिर रिवर्स करना मुझे आता है, होल्ड करना आता है, मुझे उसको डिवाइड करना आता है, वेरिएबल में रखना आता है, वापस उसको मर्ज करके उसका रिवर्स बनाना आता है, और वो नंबर से कंपेयर करना भी आता है। तो ये सारा मुझे आता है, डेवलपर हूं मैं, तो मुझे ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इफ एल्स, फॉर लूप लगा के ये सारे काम करते आते हैं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है ये वर्ड मुझे पता होने की जरूरत ही नहीं है ना बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है क्या? कोई मुझे बोलेगा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करो, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या फॉर्मूला है उसके लिए, राइट? क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लूंगा मैं और उसमें मेरा जो वेरिएबल जहां पे भी मुझे जो भी सिंटैक्स यूज करना है वो यूज करूंगा ना। अब एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह बेसिक लेवल पे तुम्हें
पता होनी चाहिए। या पता नहीं भी है तो क्या करोगे तुम? हर बार क्लाइंट को नहीं बोलोगे ना कि अरे मला फॉर्मूला सांग, गूगल कर ना, चैट जीपीटी कर, गूगल कर कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ओनली, कोड नहीं। चैट जीपीटी से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, लगभग 1-2 महीना तो भी सिंपली रेफर करना है, राइट। एआई का बिंदास यूज करो बट फॉर रेफरेंस, ठीक है। फटाफट रेफर करो, कोड कॉपी पेस्ट मत करो। अभी भी मैंने जो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स दिया था, तुमने नोटबुक पे लिखा और उधर से लिख के टाइप किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर से लिख के टाइप किया है तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने जो लिख के दिया वो तुमने नोटबुक पे लिखा हुआ ही लैपटॉप पे टाइप किया है, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें एरर ही नहीं आया। तुम्हें एरर ही नहीं आया तो पर्पज ही नहीं है, तुम्हें समझा ही नहीं ना। फिर जैसे इसने कोड करते हो कि इसको एरर आया, राइट, तो इसको एरर आया तो सोचेगी ना 2 मिनट की किस वजह से आया। क्या हुआ है? डबल कोट्स प्रिंटफ में, और उसने यहाँ पे ABC लिखा। कंपाइलर बोल रहा है कि कंपाइलेशन एरर, वो बोल रहा है कि भाई डबल कोट्स के बाद इसको एंड नहीं कर रहे हो तुम, डबल कोट्स के बाद ब्रैकेट दो। क्योंकि उसका कहना, उसको तो यही लगेगा ना कि डबल कोट्स के बाद अगर उसको इधर कोई सेपरेटर नहीं दिख रहा है तो वो यही एज्यूम करेगा कि ये लाइन खत्म हो गई। तो लाइन खत्म हो गई तो तुम्हें वो वही डिमांड करेगा। अब ये इधर वो ब्रैकेट दे दी थी फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? तो ये बोलता कि इसको एंड करो सेमीकोलन से, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देता, क्लियर है, सेमीकोलन भी दे देता, तो इधर वाले को एरर आने लगता। फिर समझ में आ रहा है? इधर वाले को एरर आने के लिए मे बी वो बोलेगा ये इरेज कर, और इसको एक दूसरी लाइन समझ के इसको A, B, C अलाउ कर देता ना, डमी में रुक जाते और चले जाते, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? तो कंपाइलर वैसे वैसे तुम्हें गाइड कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कंपाइलर बोल रहा है उधर ब्रैकेट चाहिए इसलिए ब्रैकेट दो, क्योंकि कंपाइलर ने यहां तक ही एनालाइज किया है, बस यहां तक का आगे का सिनारियो नहीं एनालाइज किया है। तो तुम यहाँ पे कॉमा देके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे ना, कि भाई खत्म नहीं हुआ है लाइन, अभी आगे का लाइन देख। तो यहाँ पे वो देखेगा A है, B है, C है, पर ये C के बाद, ये B के बाद तुमने कॉमा दे दिया, तो अब कंपाइलर कंप्लेन करेगा, बोलेगा कि भाई कॉमा के बाद तो सीधा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो इसमें तुम एम्प्टी नहीं रख सकते, इसमें एम्प्टी नहीं रख सकते तो इधर C रखो, नहीं तो कॉमा हटाओ, कुछ तो करो ना वहां पे चेंजेस। तो जब ये तुम करने जाओगे तभी तो सीखोगे, एरर से कॉपी पेस्ट करोगे कोड तो क्या सीखे? फिर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में भी कुछ नहीं सीखे ना। कॉपी पेस्ट नहीं करते तो एटलीस्ट सेमीकोलन तो रह जाता ना तुम्हारा। कंपाइलर बोलता ना मिसिंग सेमीकोलन, मिसिंग सेमीकोलन से तुम लगा के वो सॉल्व तो करते ना, तुम्हें कुछ प्रोग्रामिंग करने जैसा फील तो आता ना एटलीस्ट। अभी क्या किया है? कॉपी करके बस रन किया है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। क्लियर है क्या एवरीवन? डेप्थ में पढ़ाया हूं कि डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, क्यों चाहिए हमें ये चीजें, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग सोचो, कॉपी पेस्ट मत करो, आते हैं एरर तो आने दो, इनिशियल लेवल पे एरर आएंगे, सिंटैक्स नहीं समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन है तुम्हारे पास अराउंड, राइट, 15 दिन या 20 दिन इनफ टाइम है कि नहीं तुम्हारे पास ये सब चीजें समझने के लिए? तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे मग 15व्या-16व्या दिवशी तुम्हाला डिसिजन घ्यायला डिफिकल्ट जाणार। पहले दिन से अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें एक रियलाइज होगा कि हाँ यार ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मतलब आगे भी समझ में आएगा। क्लियर है? 15वें दिन अगर तुम ये डिसीजन ले रहे हो कि हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा, तो फिर वो जुआ खेलने जैसा है, होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। इवन वी कैन नॉट हेल्प देम। हम हमारे तरफ से जितना, मतलब कल वो जो स्टूडेंट को मैंने बोला, को वही बोला कि बेटा इसी दिन के लिए तो हमने हाथ जोड़े थे एक टाइम पे कि नहीं समझ में आ रहा है तो तुम रिफंड लो। शी वॉज लाइक नाही नाही मला वाटलं समोर होऊन जाईल। ऐसा मत एज्यूम करो ना तुम। दिस इज इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड ये मेरे बस का है या नहीं आगे का। उल्टा सी समझ में आ रहा है तो जावा बहुत आसान होता है। सी में ही सिंटैक्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जावा में और आसान हो जाते हैं सिंटैक्स, राइट। सी में पॉइंटर वगैरह आता है तो थोड़ा डर लगता है, जावा मेक्स इट मोर सिंपल। और साथ में तुम्हारे आईडीई है ना, और अभी तो आईडीई में क्या है, आईडीई में तुम्हारे एक्सटेंशन है, वो को पायलट बोलो या ये बोलो,
वो तुम्हें बाद में सजेशन देने लगते हैं सिंटैक्टिकली, तुम जहाँ पे गलत करोगे वहां पे। तुम्हें अल्गोरिदम लेवल पे समझ में, अल्गोरिदम समझता है ना, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का अल्गोरिदम क्या है? कभी लिखा होगा ना कॉलेज में, स्टार्ट एंड, ते दोन शब्द तर फिक्स माहित असतात. इथे स्टार्ट करायचं, इथे एंड करायचं. बीच का क्या है? स्टार्ट, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर. अल्गोरिदम भी मुझे खुद जिंदगी पे समझा नहीं है. पता है क्या, मुझे क्या लगता था कि अल्गोरिदम का भी एक सिंटैक्स होता है. तो वो ये लोग कॉलेज में शुरू नहीं करते कि स्टार्ट फिर एंड फिर इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स, ऐसे लगता था, रट्टा ही मारा है वो जिंदगी भर. तो अल्गोरिदम इज पूरा तुम्हारी लैंग्वेज में कि स्टार्ट, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, राइट. कोई बोलेगा इनिशियलाइज टू नंबर्स, अपनी अपनी भाषा यूज करेगा ना, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर. या कोई ऐसा डिटेल में डालेगा, डिक्लेयर टू वेरिएबल्स, स्कैन टू वैल्यूज इन दैट, देन टेक थर्ड वेरिएबल, then add two numbers, then copy that addition to the third variable, right, print the result, then stop. ये अल्गोरिथम है सिंपली. अब इसको जावा में करो या पाइथन में करो बाद में, उसके लिए ये हेल्प कर देगा. अल्गोरिथम स्टेप्स तो तुम्हें देने पड़ेंगे ना, करना क्या है इसमें, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं. क्लियर है? तो है, अभी गलत तरीके से पढ़ाया गया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेज पे आके करेक्ट तो कर सकते हैं ना. तो ये स्टेज पे आके करेक्ट करने वाला सिनारियो तभी करेक्ट होता है जब तुम जाके उन चीजों के व्हाई पूछते हो. समझ में आ रहा है? अभी ये कोड चैट जीपीटी को जाके मैं बोलता करेक्ट कर दे, तो R1 का R2 करके दे दे, तो तुम्हारा कोड रन भी हो जाता. लेकिन मेरा प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि भाई इसमें मुझे सम गलती आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई होगी, क्या हुआ है. तब वो एनालिसिस करके तुम्हें समझाएगा कि यहाँ पे वेरिएबल रीयूज हो चुका है, यहाँ पे तुमने R2 लेना चाहिए था, वॉट तो लेना चाहिए था वो बोलेगा, तो तब आके तुमने वो R2 रिप्लेस करना है, क्योंकि तुम्हें वाई क्लियर हो गया ना अभी उसका. अंडरस्टूड? वाई के साथ नहीं जाते हो तो फिर, और अभी मैं वापस तुम्हें बोलता हूँ कि तुम लकी हो इस एरा में जहाँ पे तुम्हारे साथ चैट जीपीटी है. मेरे टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, मतलब आधी पढ़ाई तो मैं उसके वजह से ही नहीं किया हूँ कि कौन ये जाके ढूंढेगा, किताबों में जाके ढूंढेगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ढूंढेगा. अभी अगर मुझे लगता है, अभी तो मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वही चेक करना है कि भाई ये कंसेप्ट क्यों है, इसका वाई क्या है, राइट. बाकी पढ़ाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, स्टेज डेयरिंग चाहिए वगैरह, वो तो है ना मेरे पास. कंटेंट बदलेगा, बस कंटेंट बदलेगा. कल को मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, व्हाटएवर, उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा उस तरीके से कि इस कंसेप्ट का वाई क्या है वो समझ में आ गया तो मैं आसानी से पढ़ा पाता. मुझे वाई नहीं पता तो फिर मुझे पीपीटी बनानी पड़ती. वाई नहीं पता तो पीपीटी बनानी पड़ेगी ना, रट्टा मारना पड़ेगा ना. वाई पता है तो मैं मेरा डेफिनेशन फॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं. एक केमिस्ट्री का बोलो या फिजिक्स का बोलो, एक कंसेप्ट अगर मुझे पता है तो आई डोंट नीड एनी पीपीटी. आई नो वाई बिहाइंड दैट एंड देन आई नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट. बट ये अगर मैं रट्टा मार के आया हूं तो फिर पीपीटी के बगैर मेरा काम नहीं होता है. रेफरेंस के लिए चाहिए वो, मतलब पढ़ के सुनाना है ना, फिर वो तो तुम भी कर सकते हो ना, फिर टीचर की क्या जरूरत है उसके लिए. दैट इज द पार्ट. मैक्सिमम यूज ऑफ चैट जीपीटी होना चाहिए. तुम्हारे इंस्टाग्राम वगैरह एप्लीकेशन से भी ज्यादा तुम्हारा जो टाइम यूसेज बताता है ना, वो तुम्हारे चैट जीपीटी एप्लीकेशन का होना. क्लाउड बोलो, चैट जीपीटी, व्हाट है, जेमिनी बोलो, जो भी एआई तुम यूज करते हो, सारे एआई अभी ऑसम लेवल पे है. मतलब मुझे तो ऐसा अब तक नहीं हुआ कि चैट जीपीटी को सॉल्व नहीं कर पाया और मुझे दूसरे एआई की तरफ जाना पड़ा. राइट. जिस दिन चैट जीपीटी से कुछ वाई क्लियर नहीं होगा, वाई क्लियर करना मतलब क्या, कि उसने बोला है कि हाँ ऐसा ऐसा रूल है, ऐसा ऐसा होता है, इसकी वजह से होता है. चैट जीपीटी सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कहाँ पे वेरीफाई करूंगा मैं एज अ कोडर, एज अ डेवलपर कहाँ पे वेरीफाई करूंगा? मेरे कंपाइलर में टाइप करके कि हाँ यार सच में वो बोल रहा है, सही है क्या. ये आउटपुट यहाँ पे तो अलग आ रहा है, फिर आउटपुट अलग आ रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा है, विल रेफर सम अनदर है कि भाई इसका क्या कहना है, उसका भी वही कहना है, तो देन आई विल नीड टू रेफर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे सच में ये सारे कंसेप्ट ऑफिशियल, क्योंकि एआई चैट जीपीटी बोलो, जेमिनी बोलो, इनको फीड ही कर रहा है ना कोई, तो उनको गलत फीड किया तो वो गलत देंगे. राइट. डॉक्यूमेंटेशन आर वेल वेरीफाइड, जो भी लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंटेशन है.
राइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी लैंग्वेज है, किसी का भी एक ऑफिशियल साइट होगा, पेज होगा, उस पे उसके वेल वेरीफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है ना। राइट, इधर क्या है, ये बाकी गूगल इंफॉर्मेशन इज लाइक न्यूज चैनल्स, लोग मानेंगे, ऐसा है ना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है अब तक का पढ़ा है वो, इस पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे आज का असाइनमेंट आएगा, उसको सॉल्व करना है। सो कल क्या सैटरडे है ना, सो सैटरडे संडे यू विल गेट, ठीक है, उतना उसको टाइम नहीं लगेगा, बट बेसिकली तुम ये सारी चीजों का प्रिपरेशन करो, ठीक है। सारे वाई क्लियर करके रखो, तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से जाना है, क्या वो सारा काम करके रखो। आई होप इंस्टॉलेशन वगैरह डन है सबके, किसी का नहीं है तो वो करो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो। अभी मैंने एमसीक्यू वगैरह लेवल का नहीं पढ़ाया है, ठीक है। प्रेसिडेंसेस आएंगे इसमें, प्रेसिडेंसेस के बाद तुम थोड़े बहुत एमसीक्यू लेवल पे काम कर सकते हो। एमसीक्यू शिकवा असं नसतं आमच्याकडे, हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बेसिस पे तुम हजारों एमसीक्यू खुद के बना सकते हो, राइट। नहीं तो बहुत से लोगों का वो होता है की हा एग्जाम मध्ये येतो सर, हा तर प्रत्येक पेपर मध्ये आलाय, वो है वो भी गंदी आदत छोड़ो। 4-5 पेपर रेफर करना, फिर मैक्सिमम कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस, मतलब बहुत दिनों से, बहुत बैचेस से अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आ रहा है जो पहले दिन आके पूछता है कि हे इंटरव्यू मध्ये विचारतात। बहुत से लोगों को गंदी आदत है, ये इंटरव्यू में आता है क्या? इंटरव्यू में कुछ भी आएगा, सब आएगा, सब कुछ आएगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं दूंगा तुम्हें, पर कब देने चाहिए मैंने लॉजिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस? मॉड्यूल खत्म होने के बाद ना, कि भाई मॉड्यूल खत्म हो गया, हमने पूरा भी अच्छे से पढ़ लिया, अभी इसमें से देख तू ये कुछ क्वेश्चंस है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस तुझे इतने आते हैं क्या, देख ले, नहीं आते हैं तो पहले इनमें प्रिपेयर कर, और ये अच्छे से आते हैं तो थोड़े से एडवांस के लिए जा और कुछ एडवांस पढ़। वही इंटरव्यू क्वेश्चन चैट जीपीटी को दे और बोल कि भाई अभी ये तो मुझे आ गए, इससे एडवांस वाला कुछ है क्या? दैट शुड बी द पार्ट ना, लेवल लेवल लेवल, नाहीतर तो हा प्रश्न नेहमी येतोच, घटियापन है पूरा। ये तुम्हारे इससे आया है, मैं बोला क्या तुमको, मैथ वाला, मैथ का पेपर, मैथ के पेपर में ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, ऐसे मास्टर मिले हमको, तो बोलते थे की हा क्वेश्चन करा, हा येतोच 5 मार्कासाठी। अरे मॅथ है वो, हा क्वेश्चन कसा काय येतो 5 मार्कासाठी? व्हॅल्यू बदलून तर आला पाहिजेत ना एटलीस्ट, वैल्यू बदल के भी नहीं आता है। मतलब अभी का क्या सिनारियो आई डोंट नो, लेकिन मैं जब 10th-12th में था, जो किताब में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ रहा है, ईच एंड एवरी वैल्यू भी बदल नहीं रहे हैं। ए बी सी एक्स फाइंड करना है तो ऊपर की जो वैल्यूज दी है क्या 10, 20, 30, वो वैसे की वैसे ही है। क्या फिर रट्टा मार के ही तो होंगे ना आगे बच्चे पास, यही लोग कॉन्फिडेंस दे रहे हैं फिर उनको। फिर कल को हम पूछते हैं कि मैथ मध्ये किती होते, 80 होते, तो वो रट्टा मार के 80 लाया है या सच में लॉजिकल बंदा है, कैसे डिटेक्ट होगा ना आगे चल के? इससे अच्छा उधर ही उसके मैथ में 80 मत ला, उधर ही उसको 50-60 पे रोक दे, ताकि वो आगे नहीं जाएगा ना, दूसरा कुछ करेगा ना उधर। अच्छा उधर वो, क्योंकि वो भी मार्क्स पे बेसिस पे चल रहा है, उसको लग रहा है ना नाही गणितात मला 80 आलेत, कसे आले, रट्टा मारून आलेत की लॉजिक लावून आलेत, वो है ना सिनारियो। क्योंकि 80 पे कॉलेज तो अच्छा मिल जाएगा, वटेवर जो भी परसेंटेज है उस पे, आगे का क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। करना क्या है, सम ऑफ 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, ठीक है, और मेरा फेवरेट नंबर है तो 7 डिजिट, ठीक है, थाला फॉर अ रीजन। 7 डिजिट तक का सम करके रखना है, राइट। 7 डिजिट तक के सम का कोड करना है नया नया फाइल में, राइट, कि एक कोड तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर वेरीफाई करेगा, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5, 6 और 7। 7 डिजिट तक का मैं कोई भी नंबर डालू तो उसका सम निकलना चाहिए, और सम निकालने के बाद तुम उस नंबर का रिवर्स भी निकाल सकते हो, राइट। सम निकालने के लिए तुमने R1, R2, R3 सेपरेट किया कि नहीं?
मतलब ये देखो 1 2 3 ऐसा नंबर है, तो 1 2 3 का रिवर्स क्या 3 2 1, तो 3 2 1 को क्या ना राइट 300 प्लस 20 प्लस 1, 321 को ऐसे लिख सकता हूं ना, क्या ना राइट 300 इंटू 100 सॉरी 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, तो ये इंटू 100 इंटू 10 और ये वाला इसमें 3 2 और 1 आया कि नहीं, तो 3 2 1 मैं इसमें से सेपरेट कर सकता हूं कि नहीं, तो मैं सेपरेट करके अगर सम निकाल सकता हूं, मतलब मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करके अगर सम निकाल सकता हूं, तो मैं R1 इंटू 100 प्लस R2 इंटू 10 प्लस R3 बोल के उसका रिवर्स नहीं बना सकता क्या, बना सकता हूं ना, वैसे ही तो बना है ना फॉर्मूला, पर ये चलेगा किसके लिए 3 डिजिट्स के लिए, 4 डिजिट्स लेट से 4 2 3 1 है तुम्हारे पास, तो 4000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 1 मतलब R1 इंटू 1000, एक एक डिजिट अगर बनता है तुम्हारा तो R1 इंटू 1000, R1 इंटू 10,000, R1 इंटू क्या 10 के बाद क्या आता है 1 लाख, 1 लाख ही आता है ना शायद, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, तो रिवर्स का फॉर्मूला ऐसे बना ना, क्लियर है। अभी तुम बस रिवर्स निकाल के रखो, कल डिसीजन मेकिंग सीखेंगे और चेक करेंगे कि मेरा नंबर ये रिवर्स नंबर से मैच होता है क्या, तो पैलिंड्रोम नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम, लेकिन अभी वो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमें नहीं आता और एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही तुम्हें आता है अभी, बस मुझे स्कैन ऐप नहीं दिखना चाहिए, मुझे इफेल्स नहीं दिखना चाहिए आगे के कोर्स में, राइट, तुमने सिर्फ जितना पढ़ाया है उसके बेसिस पे काम करो, तुम्हें एक्स्ट्रा का लगा देते हो फिर आने वाले कंसेप्ट में एक्सप्लेन करते वक्त मजा नहीं आता है। हमारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, प्रॉब्लम्स क्या थी उसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट कौन सा आया, एक एक कंसेप्ट आएगा अपना उसी तरीके से कि प्रॉब्लम क्या थी और फिर उस पे सॉल्यूशन क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मंडे। अभी ये वीक और अगला वीक तुम्हें सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बिकॉज अभी अपने पास इतना सिलेबस नहीं है जिसपे हम मॉक कंडक्ट कर सके, उसके बाद एवरी सैटरडे तुम्हारे मॉक होंगे और संडे तुम्हें छुट्टी होगी, ठीक है, सो योर शेड्यूल विल बी मंडे टू सैटरडे, ठीक है, बता के रख रहा हूं, नहीं तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एवरी सैटरडे संडे ऑफ होगा क्या, ऐसा नहीं। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।